अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मैथ इन नटशेल। आज का कोर्स शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि क्वालिटी मटेरियल आप तक पहले पहुंच सके। तो आज का जो हमारा कोर्स है उसका नाम है रिंग एंड मॉड्यूल और उसकी बेसिक्स को हम पहले देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास रिंग क्या होता है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है और ग्रुप के अलावा अबेलियन ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि उसमें 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड होती हैं। लास्ट वाली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो उस ग्रुप में या उस सेट में सेटिस्फाई होती हो तो हम उसे कहते हैं अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हमने लेना है और आर उसको रिंग कब कहेंगे अगर उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर डिफाइंड इन आर एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हम उसको रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तब कहेंगे जब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये बेसिकली इसके ये होता है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। रिंग में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के साइन मौजूद होते हैं क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन वाली होती है और एक प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन वाली होती है। हम सिंपली रिंग को सिर्फ एडिशन या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। तो हम अबेलियन ग्रुप को अगर अबेलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेमी ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज होल्ड होती हों तो उस सेट को हम कहते हैं रिंग। ठीक है, ये टोटल बनती हैं 5 प्रॉपर्टीज इसकी। सेमी ग्रुप की 2 7 और ये 2 9, 9 प्रॉपर्टीज जो है, सॉरी 11 प्रॉपर्टीज जो है वो फुलफिल होती हों तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये जो है वो रिंग है। ठीक है, तो 5 ये हो गई, 2 ये होगी सेमी ग्रुप की और सर ने वो लिखवाया होगा जब आपने ग्रुप 3 में पढ़ा होगा। ये 5 जो स्टेप्स होते हैं ग्रुप के, 5 2 और 2 9, टोटल 9 प्रॉपर्टी जब होल्ड होंगी तो उस सेट को हम कहेंगे ग्रुप और सॉरी रिंग। देन उसके बाद है हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग। नाम से पता चल रहा है इसमें अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड होती हो तो हम उससे कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। आर इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी जो हमने सेट लिया हुआ है उसमें से जो मर्जी ए ले लें जो मर्जी बी ले लें, उसके ऊपर अगर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होती होगी तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव रिंग है। लेकिन कम्यूटेटिव रिंग के लिए देखो पहले रिंग होना ज़रूरी है, रिंग होगा तो उसके ऊपर कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे एक ग्रुप होना जरूरी है, ग्रुप होगा तो उसके ऊपर कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी लगा के हम उसे अबेलियन ग्रुप कहते हैं। सेम वैसे रिंग होगी तो उसके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो वो कम्यूटेटिव रिंग बन जाएगी। देन है हमारे पास रिंग विद यूनिटी। इसमें इसको हम आइडेंटिटी रिंग भी कहते हैं। इफ़ आर इज़ अ रिंग एंड इट कंटेन द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें पता है वो 1 होती है। तो अगर उस रिंग में 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि ये जो रिंग है विद आइडेंटिटी है, ये विद यूनिटी है। इसके एग्जांपल में हम सेट ऑफ इंटीजर्स अगर ले लें, यहाँ पे 1 क्या है, ये 1 हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो हम इस रिंग को कहेंगे कि ये रिंग विद यूनिटी है, कम्यूटेटिव रिंग। अब यहाँ पे आप जो मर्जी ए ले लें जो मर्जी बी ले लें, उसके ऊपर जब आप कम्यूटेटिव रिंग की जो है वो फुलफिल करवाएंगे प्रॉपर्टी, यानी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, तो ये आपको सेटिस्फाई करके देगी ये वाली रिंग। उसके बाद हमारे पास है द सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में क्या है, क्या यहाँ पे 1 है? नहीं, इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव रिंग तो है बट विदाउट यूनिटी। सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब में 1 एग्जिस्ट करता है। बट अगेन वही बात कि आपको पहले इनको रिंग प्रूफ करना होगा, देन उसके बाद इसमें यूनिटी तो एग्जिस्ट करती है तो आप क्लेम कर सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव रिंग विद रिस्पेक्ट टू यूनिटी है। अगर हम बात करें कि स्क्वायर मैट्रिसेस की एन क्रॉस एन, यानी उनके जो ऑर्डर होता है वो 2 by 2 या इस तरह से होता है। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उन सब के सब मैट्रिसेस हमें पता है कि जो जितने भी मैट्रिसेस होते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते। ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए अनलेस या अनटिल वो डायगोनल मैट्रिक्स हों, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स ही हम वो कम्यूटेटिव होते हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता जो हमारे पास कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल करवाता हो। देन है हमारे पास के यूनिट एलिमेंट ऑफ रिंग। रिंग विद यूनिटी और यूनिट एलिमेंट ऑफ रिंग दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि रिंग विद यूनिटी में यूनिटी एग्जिस्ट करती है, जबकि यूनिट एलिमेंट ऑफ रिंग क्या है कि कोई भी हम नॉन जीरो एलिमेंट ले लें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में, ठीक है, तो अगर मैं लेती हूँ 1 1/2 देन 2 एंड अगेन ये चलता जा रहा है। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि अगर मैं 1/2 ले लूँ तो इसका इन्वर्स क्या आएगा, इन्वर्स यही होता है ना कि आपको आंसर में यूनिट मिले, 1 मिले, तो इसका इन्वर्स 2 एग्जिस्ट करता है, इसका इन्वर्स ये एग्जिस्ट करता है। तो फिर इस रिंग को मैं कहूँगी कि इसमें ये जो ये एलिमेंट है 2, ये इसका यूनिट एलिमेंट ऑफ रिंग है, यानी अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड अ यूनिट इफ इट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन आर। 2 is a unit in the ring, 1/2 is a unit in the ring because it has the multiplicative inverse present in the ring। तो अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो अपना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखता है उस ग्रुप में, तो हम उस एलिमेंट को कहेंगे कि वो उस रिंग का यूनिट है। अगेन यूनिट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1, उसका इन्वर्स क्या होगा, अगेन 1 ही होगा, तो 1 को हमेशा हम यूनिट कंसिडर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यूनिटी इज़ आल्सो अ यूनिट, ये वाली यूनिटी इज़ आल्सो अ यूनिट, बट ये ज़रूरी नहीं है कि एवरी यूनिट जो है वो यूनिटी कंसिडर हो। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी 2 की, 2 यहाँ पे क्या है कि यूनिट एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन ये यूनिटी नहीं है। अगर मैं बात करूँ 1 की, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही है, तो ये यूनिट भी है, ये यूनिटी भी है। देन वी हैव डिवीजन रिंग, जिसको हम स्क्यू फील्ड भी कहते हैं। तो कोई भी ऐसी रिंग जिसको वो, सबसे पहले रिंग, कोई भी ऐसी रिंग उसको डिवीजन रिंग कब कहेंगे, जब उसके सारे के सारे जो है नॉन जीरो एलिमेंट्स का उसी रिंग के अंदर इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता हो। यानी देखो, इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब दो चीज़ें डिवाइड होती हैं तो वो आंसर 1 देती है ना। तो आप इस तरह से इसको याद रख लो, जब हर एलिमेंट का आंसर 1 आएगा, इन्वर्स यानी उसका एग्जिस्ट करता होगा, तो तब हम उस रिंग को क्या कहेंगे, उसको डिवीजन रिंग कहेंगे। और इसका दूसरा नाम है स्क्यू फील्ड। अब फील्ड, इस फील्ड का, स्क्यू फील्ड का और फील्ड का एक रिलेशन बनता है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फील्ड क्या है। हमने अभी पीछे पढ़ा कि 11 प्रॉपर्टीज़ होल्ड हों तो हम उसे क्या कहते हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ अबेलियन ग्रुप की, 2 प्रॉपर्टीज़ सेमी ग्रुप की, और 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो ये होगी 11 प्रॉपर्टीज़। अब उस रिंग को हम फील्ड कब कहेंगे, जब सबके सब सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स जो हैं वो अबेलियन ग्रुप बनाएं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी, क्योंकि एडिशन तो वो है, ये देखें इसकी जो प्रॉपर्टी है इसमें एडिशन तो है। अब वो अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप बना दे तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, वो एक फील्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि हमारे पास एक रिंग प्लस अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, पीछे थी हमारे पास 9 प्रॉपर्टीज़, ये लिखी 5 इसकी, 2 इसकी और 2 इसकी, 9 हो गई। अगर हमारे पास ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप हो जाए, 5 इसकी, अबेलियन ग्रुप ही हो जाए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, 5 इसकी, 10 हो गई, और 2 ये 12। तो अगर ये 12 प्रॉपर्टीज अगर होल्ड होती हों तो हम उसको क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। तो ऐसा कोई भी रिंग जिसमें सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स में क्या हो कि सॉरी, कि वो अबेलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट, वो रिंग जो है अबेलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव रिंग डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड। कैसे, डिवीजन रिंग बेसिकली हमने ये पढ़ा कि डिवीजन रिंग वो रिंग है जिसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। यहीं पर हमने, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इट्स मीन वहाँ पे यूनिटी भी एग्जिस्ट कर रही होगी। और अगर वैसे भी हमने ये पढ़ा कि जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल पीछे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ, ये 2 इंटू 1/2 करूँ, तो उस रिंग में क्या है, उस रिंग में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि डिवीजन रिंग पे अगर कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाए तो वो फील्ड बन जाती है। और डिवीजन रिंग को हम क्या कह रहे थे, उसको तो हम कह रहे थे स्क्यू फील्ड। तो इट्स मीन यहाँ पे एक रिलेशन ये बनेगा कि एवरी फील्ड इज नेसेसरली आ डिवीजन रिंग, ठीक है, क्योंकि फील्ड से मुराद ही कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है, यानी हर फील्ड डिवीजन रिंग तो लाजमी होगी, लेकिन हर डिवीजन रिंग ज़रूरी तो नहीं है कि उसके ऊपर कम्यूटेटिव अप्लाई होता हो और वो फील्ड बना दे। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हर डिवीजन, एवरी फील्ड इज़ आ नेसेसरली आ डिवीजन रिंग, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी डिवीजन रिंग इज़ आ फील्ड। इस तरह के एमसीक्यूज अक्सर वो पूछ लेता है।
यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, इफ़ अ डिवीजन रिंग इज़ कम्यूटेटिव देन इट इज़ आल्सो फिट, जो कि मैंने सेकंड डेफिनेशन ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। देन है डिवीजन रिंग में सिर्फ कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी नहीं होती एज कम्पेयर टू फील्ड, यानी इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर इसके साथ मैं कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी लगा दूँ तो वो फील्ड बन जाएगी। देन वी हैव ज़ीरो डिवाइज़र, ये वो बेसिक्स हैं जो आपको रिंग को आगे समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ज़ीरो डिवाइज़र क्या है? इफ़ R इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग then a non-zero element A belongs to R is called zero divisor if there is non-zero element B belongs to R such that A B belong is equals to 0। अब यहाँ से क्या मुराद है? एक रिंग है, उसके वो कम्यूटेटिव रिंग है, यानी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है वहाँ पे, ठीक है। देन अ नॉन जीरो एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट हम वहाँ से कोई ए ले लेते हैं, उसको हम ज़ीरो डिवाइज़र कब कहेंगे? तब कहेंगे जब हमारे पास ए भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, बी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, बट उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन लाजमी है कि ये ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो हों। ये दोनों नॉन ज़ीरो हों और आंसर ज़ीरो आ जाए तो उस एलिमेंट ए को हम कहेंगे कि वो क्या है? ज़ीरो डिवाइज़र है। अगर ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, अगर उस पूरी की पूरी रिंग में, कम्यूटेटिव रिंग के अंदर ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट्स मीन वहाँ पे या तो ए ज़ीरो हमें मिल रहा है या हमें बी ज़ीरो मिल रहा है। इन दोनों में से एक बी ज़ीरो हमें टर्म मिल गई तो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र की जो डेफिनेशन है वो ही फेल हो जाएगी। तो उसके ऊपर फिर हम ज़ीरो डिवाइज़र वहाँ पे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो एक भी ज़ीरो हो जाए तो वहाँ पे ज़ीरो डिवाइज़र मौजूद नहीं होगा। इसके हम ज़ीरो डिवाइज़र की एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है, इफ़ आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग, यानी हमें पहले पता होना चाहिए कि वो कम्यूटेटिव इधर इट इज़ कम्यूटेटिव और नॉट। तो Z6 की अगर हम बात करें तो Z6 क्या है? हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। ये हमें किस तरह से पता चला? मैंने Z6 के अंदर एलिमेंट्स लिख दिए, सेट ऑफ इंटीजर्स है तो हम हमेशा ज़ीरो से पॉजिटिव वाली साइड पे लेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 अप टू 6 एलिमेंट्स ये हो गए, ठीक है। अप टू 5 होगा तो ये 6 एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो मैंने इसको कॉलम्स में इस तरह से कॉलम में भी लिख लिया, रो में भी लिख लिया। अब क्या है? ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू ये एडिशन है, तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ज़ीरो डिवाइज़र में चेक करने के लिए कि यहाँ पे ज़ीरो डिवाइज़र कौन कौन से हैं। तो उसके लिए तो ये डेफिनेशन है ना कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है हमने। अदरवाइज़ ये जो कम्यूटेटिव रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से ये सारे कॉलम्स बनते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये अब 1 5 5 आ गया, 2 0 0 2 1 2 2 2 ज़ार 4। जो भी आंसर हमारे सेट के ऑर्डर से बड़ा होने लगे वहाँ पे उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, 2 3 ज़ार 6, तो मैंने सेट के ऑर्डर से डिवाइड करना है। 6 ये जो मेरा मल्टीप्लाई करके अंदर आया और जो बाहर है हमारा ऑर्डर वो रखेंगे, डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस तरह से सारा डिवाइड करके लिखते रहे। जैसे ही हमारे पास आंसर जो है ऑर्डर से भरा होने लगा तो हमने क्या किया कि उसको डिवाइड कर दिया ऑर्डर से, और जो हमारे पास रिमाइंडर आया उसको हमने लिख दिया। अब हम वहाँ पे मार्क करेंगे जहाँ जहाँ पे ज़ीरो आ गया, बिकॉज द डेफिनेशन सेज ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ज़ीरो इज़ आवर नेसेसरी एंड डिज़ायर्ड आउटकम। तो ज़ीरो ज़ीरो हमने किया। तो अब हम ये देखेंगे कि ये वाला जो ज़ीरो है ये किससे आया है? ये ज़ीरो आया है 2 इंटू 3 से। और ये हमारे पास ये ज़ीरो किससे आया है? 3 इंटू 2 से। ये ज़ीरो आया है हमारे पास 3 इंटू 4 से। और ये ज़ीरो आया है हमारे पास 4 इंटू 3 से, ठीक है। तो हमारे पास पेयर्स क्या बन गए? 2 और 3 ये आपस में ज़ीरो डिवाइजर्स हैं, और 3 और 4 ये आपस में ज़ीरो डिवाइजर्स हैं। अब यहाँ से आपको डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कि ए और बी हमारे पास जो हमारे बेसिकली इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ए बिलोंग कर रहा है आर से, बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो 2 और 3 भी इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। इन दोनों का नॉन जीरो होना ज़रूरी है। 2 और 3 नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर ज़ीरो आए। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर ज़ीरो आया है। तो इट्स मीन 2 एंड 3 क्या हैं? ज़ीरो डिवाइजर्स हैं Z6 के। अगेन सेम लाइक दैट कि 3 और 4 भी आपस में ज़ीरो डिवाइजर्स हैं। तो ये हमारे पास Z6 में कौन कौन से ज़ीरो डिवाइजर्स मिले? 2 और 3 का एक पेयर, और 3 और 4 का एक पेयर। देन वी हैव एन अनदर एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमारे पास एक एलिमेंट है
आर क्या है, आर तो रियल नंबर्स की लाइन है और उसमें इन्फिनिटी एलिमेंट्स है और इन्फिनिटी ही वहाँ पे इनफाइनाइट वहाँ पे मैट्रिसेस बन सकते हैं। तो मैंने कोई भी दो एलिमेंट्स कोई भी दो मैट्रिसेस ले लिए, स्क्वायर मैट्रिसेस 1 2 3 6 2 4 -1 एंड 2। अब ए बी को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर ये आया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे ज़ीरो नहीं आया, मैट्रिक्स की बात करूँगी तो आंसर में मैट्रिक्स फॉर्म में नल मैट्रिक्स चाहिए होगा, लेकिन क्या यहाँ पे नल मैट्रिक्स है? नो। तो इसका मतलब है कि ये ए और ये वाला बी आपस में ज़ीरो डिवाइजर्स नहीं हैं आर के, ठीक है। और नोट भी है द ज़ीरो डिवाइजर्स ऑफ जी एन, यानी जैसे हमने यहाँ पे जी6 लिखा, ठीक है, सेम वैसे जी एन। अब आर प्रिसाइजली द नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स डेट आर नॉट रिलेटिव प्राइम टू एन। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जी6 है, ठीक है। तो रिलेटिव प्राइम क्या होता है? जिनका जीसीडी 1 होता है, ठीक है। तो उनका जीसीडी 1 नहीं होना चाहिए ऑर्डर के साथ। अब मैं बात करूँ 2 की, 2 की मैं बात करूँ 6 के साथ, जीसीडी ऑफ 2 × 6 दिस इज़ नॉट 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इनका 2 है, इसका मतलब है ये क्या है, हमारा ज़ीरो डिवाइजर है। 3 का भी ऐसे ही है, 4 का भी इसी तरह से है, जीसीडी ऑफ 4 एंड 6। तो ये देखें, जीसीडी ऑफ 4 एंड 6 इट इज़ 2, दोनों के टेबल्स में आता है, तो 2 इनका हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है। अभी क्या है, मैंने आपको ये बेसिकली एक शॉर्टकट है और ये नोट्स मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं स्पेसिफिकली। नंबर 1 तो हमें एमसीक्यूज़ में बहुत हेल्प मिलती है, नंबर 2 के हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो यहाँ से डायरेक्टली देखें पता चल गया कि कोई भी जी6 में, जी की बात हो रही है, आपने उन एलिमेंट्स को उठा लेना है ज़ीरो डिवाइजर्स के तौर पे जिनका उस ग्रुप के ऑर्डर के साथ जो जीसीडी है वो 1 ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है या कोई भी एलिमेंट हो सकता है उस जी एन में, ओके। देन वी हैव इंटेग्रल डोमेन। उसके बाद है हमारे पास इंटेग्रल डोमेन। तो इंटेग्रल डोमेन में इसको हम कह सकते हैं अ रिंग विद यूनिटी। हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ कम्यूटेटिव रिंग इज कॉल्ड एन इंटेग्रल डोमेन इफ इट हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर। मीन ज़ीरो डिवाइजर क्या है? जिसमें ए और बी नॉन ज़ीरो हो और आंसर ज़ीरो आ जाए। लेकिन यहाँ पे ज़ीरो डिवाइजर है ही नहीं, इसका मतलब है या तो यहाँ पे ए ज़ीरो होगा या तो यहाँ पे बी ज़ीरो होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ए या बी ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो डिवाइजर की डेफिनेशन ही फुलफिल नहीं होती। तो जब डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगी तो ज़ीरो डिवाइजर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे या ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा। तो उस सेट को, उस रिंग को, कम्यूटेटिव रिंग को क्या कहेंगे हम? इंटेग्रल डोमेन कहेंगे। अब G7 G5 में आप देख लेंगे ये दोनों इंटेग्रल डोमेन है। एक बात ये याद रखनी है कि इंटेग्रल डोमेन ज़ीरो डिवाइजर आर टू डिफरेंट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। एक दोनों के साथ मैच ये बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ज़ीरो डिवाइजर है ही नहीं और वो प्रॉपरली इटसेल्फ ज़ीरो डिवाइजर है। तो इन दोनों में कोई सेम चीज़ तो नहीं आएगी। देन वी हैव जी7 में हमारे पास आएगा 0 अप टू 6। अब आप देखें इस पूरे के पूरे में हमारे पास 1 जो है वो किसी में 1 आ जाएगा। कैसे आएगा? 7 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्राइम नंबर को किसी भी नंबर के साथ करो तो उसका जीसीडी क्या आना, उसका तो जीसीडी 1 ही आएगा। तो हम लिखेंगे कि G7 G5 G11। तो G7 G5 G11 ये क्या आएंगे? इंटेग्रल डोमेन आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट भी है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि ज़ीरो डिवाइज़र में क्या होगा, सॉरी इंटेग्रल डोमेन में क्या होगा, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती होगी। यानी कि हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। इसको और सिंपली में ये कहें कि किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स नहीं करता इंटेग्रल डोमेन में, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता इंटेग्रल डोमेन में। अब आप देखें 0 1 2 3 4 5 6 मैंने बात की G7 इज ए इंटेग्रल डोमेन। तो मैंने इसके एलिमेंट लिए 0 अप टू 6। क्या इसमें किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? आप सोचेंगे आपको आंसर मिलेगा नो। तो इस मीन कि G7 इज एन इंटेग्रल डोमेन, इसमें किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इंटेग्रल डोमेन में तीन इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये कम्यूटेटिव रिंग है विद जो कि इसकी डेफिनेशन इटसेल्फ कह रही है। एक नंबर है कि इसमें यूनिटी एग्जिस्ट करती है। कौन सी यूनिटी? जैसे 0 1 2 3 1 इज यूनिटी, ठीक है।
देन विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, इसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता क्योंकि इसमें तो ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन ही फुलफ़िल नहीं होती। तो इसमें इंटेग्रल डोमेन में मैंने ये नोट लिखा हुआ है कि इंटेग्रल डोमेन में आप कुछ भी ऐड कर दें, एनीथिंग लाइक अभी हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ ऐड करनी है तो वो फील्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं कि दो वेज हैं कि गिवन जो नॉन एम्प्टी सेट है वो फील्ड है या नहीं है, उसको फील्ड में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, नंबर एक तो वो जो स्टैंडर्ड तरीका है कि फील्ड की 12 प्रॉपर्टीज़ को आप सेटिस्फाई करवाएं, अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तो वो फील्ड डिक्लेयर हो जाएगी। नंबर टू जो है वो क्या है कि बाय प्रूविंग रिंग, देन पहले तो उसको रिंग प्रूव करें। तो रिंग प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, 9 प्रॉपर्टी चाहिए, टाइम हमारा बचेगा। देन कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद बेसिकली हमने उसको कम्यूटेटिव रिंग प्रूव करना है। ठीक है, तो जब कम्यूटेटिव रिंग प्रूव हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा कि फॉर इंटेग्रल डोमेन टू बी फील्ड, किसी भी इंटेग्रल डोमेन को फील्ड होने के लिए ज़रूरी है कि वो कम्यूटेटिव रिंग हो। हमने ये यहाँ पे भी पढ़ा कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज़ अ फील्ड, तो जब वो इंटेग्रल डोमेन है उसमें वो होगा डिवीजन रिंग क्या है जिसमें सब सारे के सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। तो इन्वर्स एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो अगर कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी वो, तो क्या बन जाएगा, वो कम्यूटेटिव रिंग क्या बन जाएगी फिर वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी हो गई। तो कम्यूटेटिव डिवीजन, तो जब वो कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग बन जाएगी तो वो बेसिकली फील्ड बन जाएगी। यानी किसी भी इंटेग्रल डोमेन को फील्ड अगर आपने प्रूव करना है तो आप सिंपली उसको रिंग पहले प्रूव करें, देन कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है अगर सेट फाइनाइट बन रहा है तो अप्लाई करने के बाद, यानी सेकंड कंडीशन, ये वाली कंडीशन अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट कुछ चेक नहीं करना, डेट इंटीग्रेशन विल बी ए फील्ड। यानी ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ना, अब इंटीग्रेशन इसकी बन गई तकरीबन ये 7-8 गालबन या 10 प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम कि वो ये प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे, नेक्स्ट उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़, अबेलियन की प्रॉपर्टीज़, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बस ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं होल्ड हो जाएंगी, तो हम ये कह देंगे कि ये इंटेग्रल डोमेन एक फील्ड है। तो ये इसीलिए ये लिखा हुआ है इंटेग्रल डोमेन प्लस एनीथिंग इज़ फील्ड। देन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एवरी फील्ड इज नेसेसरली एन इंटेग्रल डोमेन बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। हमने पीछे भी पढ़ा इंटेग्रल डोमेन में कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वो फील्ड बनेगी। इसका मतलब है हर इंटेग्रल डोमेन फील्ड नहीं हो सकती, लेकिन फील्ड के लिए तो ज़रूरी है कि वो इंटेग्रल डोमेन, क्योंकि फील्ड क्या है बेसिकली वो इंटेग्रल डोमेन के साथ कुछ ऐड होगा तो वो फील्ड बनेगी ना। इसका मतलब है कि इंटेग्रल डोमेन तो वो पहले होगी। तो हम लिख सकते हैं कि एवरी फील्ड इज नेसेसरली एन इंटेग्रल डोमेन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसको प्रूव इस तरह से करेंगे कि लेट एफ बी ए फील्ड, एफ कोई फील्ड है हमारे पास, यानी पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। सो बाय डेफिनेशन इट इज़ कम्यूटेटिव रिंग, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड। ये चीज़ हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में पढ़ी। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर वो फील्ड है तो वो कम्यूटेटिव रिंग भी है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी है, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है सारे के सारे एलिमेंट्स का, क्योंकि डिवीजन रिंग की बात हुई है ना, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, तो डिवीजन रिंग में तो सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमने लिख दिया कि अगर वो फील्ड है तो वो कम्यूटेटिव रिंग भी है, कम्यूटेटिव रिंग है तो उसमें यूनिटी भी एग्जिस्ट करेगी, यूनिटी भी एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने ये शो करना है कि इसका जो है वो कोई जीरो डिवाइजर नहीं है, क्योंकि अगर फील्ड को इंटेग्रल डोमेन शो करना है तो इंटेग्रल डोमेन में तो कोई जीरो डिवाइजर नहीं होता। तो हमने कोई दो एलिमेंट ले लिए फील्ड में से ए और बी, और ए और बी इज इक्वल्स टू है ज़ीरो के। तो हमने यहाँ पे ये किया कि ए और बी दो एलिमेंट्स ले लिए फील्ड में से, ठीक है, जीरो डिवाइजर की कोई भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटेग्रल डोमेन अगर ए इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए, इफ़ ए इज इक्वल्स टू जीरो देन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन ए बिलोंग्स टू कर रहा है एफ से, और इसका मतलब है ए इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। इस बात का क्या मतलब है, हमने ए और बी कोई भी एफ से ले ली, ठीक है। अब ये ए यहाँ पे क्या है, कोई नॉन जीरो एलिमेंट लिया है मैंने, अगर वो नॉन जीरो एलिमेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि उसके तो सारे सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है ए का इन्वर्स ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा फील्ड में। तो ए इस ए बी के ऊपर जो कि डेफिनेशन हमारी रिक्वायर है जीरो डिवाइजर की, इसके ऊपर अगर मैं ए इन्वर्स अप्लाई करूँ तो ए इंटू ए इन्वर्स ए बी इक्वल टू किसके है, ए बी इक्वल टू जीरो है इटसेल्फ, तो ए बी की जगह पे मैंने जीरो लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए इनवर्स इंटू जीरो, आंसर क्या आएगा, जीरो।
तो अगर यहाँ पे मैं b इज इक्वल टू 0 ले लूँ, क्योंकि 0 डिवाइजर्स नहीं है, इस बात को क्लियर करें, 0 डिवाइजर का मतलब है a और b दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है, ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा, लेकिन हमने यहाँ पे करना है कि नो जीरो डिवाइजर, इसका मतलब है ए और बी में से कोई एक जीरो तो होगा, फिर एक जीरो डिवाइजर की कॉन्ट्राडिक्शन में होगा ना, ये एक तो जीरो होगा। तो मैंने ए को नॉन जीरो ले लिया, बी को जीरो ले लिया, तो जब बी को जीरो लूँगी तो तब क्या हमारा, फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हमने ए को नॉन जीरो लिया, हमारे पास आंसर एंड पे आ गया बी जीरो। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स क्या आइडेंटिटी आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल्स टू 0। एक को नॉन नेगेटिव लेके चले तो दूसरा नेगेटिव आ गया, सॉरी, ए को नॉन जीरो लेके चले तो दूसरा जीरो आ गया। तो ये तो जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन के खिलाफ है। जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन तो ये कहती है दोनों का नॉन जीरो होना जरूरी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जीरो डिवाइजर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से अगर मैं बी को नॉन जीरो लेके चलूँ तो ए एंड पे जीरो प्रूव हो जाएगा। तो इट्स मीन इंटेग्रल डोमेन की यही तो डेफिनेशन थी कि इंटेग्रल डोमेन में जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब उसकी डेफिनेशन ही फुलफिल नहीं हो रही, इसका मतलब है कि फील्ड क्या प्रूव हो गई है, इंटेग्रल डोमेन प्रूव हो गई है। अब अगर हम कन्वर्सली देखें तो अब हमने क्या करना है कि इंटेग्रल डोमेन को फील्ड प्रूव करना है। Converse is not necessarily true because every integral domain is not a field. For example, अगर हम z को एज अ फील्ड ले लें जो कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो ये तो इंटेग्रल डोमेन भी है, बट इट इज़ नॉट अ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फील्ड में तो ये है कि वो अबिलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अबिलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो अबिलियन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो ये तो इंटेग्रल डोमेन भी है, तो इसका मतलब इसके ऊपर फील्ड की डेफिनेशन ही फुलफिल नहीं हो रही। उसके बाद है हमारे पास थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत मरतबा पेपर्स में भी आया हुआ है। अ फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। ठीक है, इंटेग्रल डोमेन है, उसके ऊपर कंडीशन लगी है कि वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं हो सकती। तो फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन क्या है, वो एक फील्ड होती है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये आ सकती है कि अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद जीरो विदाउट जीरो डिवाइजर इज़ अ फील्ड। बेसिकली ये यहाँ पे इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन को ओपन किया गया है, तो इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन भी तो यही होती है कि वो एक ऐसी कम्यूटेटिव रिंग होती है जिसमें कोई जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे उसने उसी की डेफिनेशन को ओपन करके लिखा है क्या, फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज़ अ फील्ड। तो ये जो है हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है। तो आपने थ्योरम्स को याद नहीं करना, थ्योरम्स को लिंक स्टेप बाय स्टेप लिंक करेंगे हम। तो थ्योरम के 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। एक तो कम्यूटेटिव है, हमने पता है कि फील्ड की तो यही तो 3 कंडीशन है। एक वो कम्यूटेटिव होती है, यूनिटी के साथ होती है और उसमें ज़ीरो डिवाइजर नहीं होता। ठीक है, तो इंटेग्रल डोमेन में इन तीनों के अलावा बाकी 2 चीज़ें तो रह गई हैं फील्ड में प्रूव करने के लिए। नंबर 1 कि यूनिटी हो, नंबर 2 इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि फील्ड जो है वो अबिलियन ग्रुप होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अबिलियन ग्रुप होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और उसमें 2 डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं, होल्ड कर रही होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर अबिलियन ग्रुप की बात करें तो उसमें तो कम्यूटेटिव होती है और इस सबके सारे के सारे एलिमेंट्स का जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें प्रूव करनी है, एक तो यूनिटी, एक इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है हर एलिमेंट का, हर नॉन जीरो एलिमेंट का। तो अगर इस फाइनाइट की बात करें तो मीन इट इज़ अ ग्रुप विद रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी ग्रुप है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है कि वो कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है, और उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉज हैं वो भी हेल्ड हो रहे हैं। तो हम इसको लेके चलते हैं प्रूफ में। लेट डी बी अ फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन, ये टर्म ली, लेट डी बी अ फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन एंड x1 x2 अप टू xn, ये मैंने फाइनाइट लिया है तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होंगे, वो मैंने डी से निकाल लिए हैं, सेट कर लिए। अब यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक तो है भी नॉन जीरो। ठीक है, तो ए क्या है कि इन सबको मल्टीपल भी है, x1 a x2 a अप टू xn a भी इसमें से बिलोंग कर रहा है, ये भी इसमें से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी तो इन्हीं में से बिलोंग कर रही होगी। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ Z7, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा कि वो एक इंटेग्रल डोमेन है।
तो उसमें क्या था 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 3 ज़ार 6। और मैं बात करूँ कि 3 यहाँ पे कोई एलिमेंट है, 2 भी कोई एलिमेंट है, तो 3 2 ज़ार 6, यानी वो भी तो उसी ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा होगा ना। सेम वैसे ही अगर ये ए भी डी में एग्जिस्ट कर रहा है, ये टर्म्स भी डी में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी डी में एग्जिस्ट कर रहा होगा। यहाँ पे हमने ये शो करना है कि ये जो एक्स आई ऑफ ए है आर आल्सो डिस्टिंक्ट, यानी ये इससे डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है, अप टू सो ऑन ये इससे डिफरेंट है। तो सपोज हम इसे उल्ट कर लेते हैं। एक चीज़, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो स्टैंडर्ड है कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स इस तरह से बिल्ड करें कि उस चीज़ को प्रूव कर दें। दूसरा मेथड ये है कि आप उसके ऑपोजिट चीज़ लेके उस चीज़ को निगेट कर दें और प्रूव कर दें। तो यहाँ पे हमने सपोज ऑन कंट्रेरी किया है कि एक्स आई ए और एक्स जे ऑफ ए, यानी कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए, वो दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, क्योंकि हमने तो ये प्रूव करना कि ये इक्वल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो मैंने ले लिया कंट्रेरी कि ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे आई और जे एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको जब इधर लेके आऊँगी तो एक्स आई ए माइनस एक्स जे ऑफ ए, और इसमें से ए कॉमन ले लूँगी। यहाँ पे ए या तो ये ज़ीरो हो सकता है या तो ये ज़ीरो हो सकता है। तो ए तो हमने ऊपर कंडीशन लगा दी है कि वो नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, ये टर्म जो है वो आपस में ज़ीरो है। तो जब ये ज़ीरो होगी तो ये प्लस हो जाएगा इधर आके, तो हमारे पास ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो गई है, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कह चुके हैं कि x1 x2 xn जो है ये सारे के सारे एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ये तो इक्वल आ गए हैं, तो हम ये लिख देंगे। और ये भी एक चीज़ कि आई तो जे के इक्वल ही नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे इक्वल हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये लिख दिया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं हो सकते। और ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई कि सारे के सारे एक्स आई ऑफ ए क्या हैं, सारे के सारे डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी कि हमारे पास ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ये डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसी डी में इस टाइप के एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्स ऑफ ए टाइप के एलिमेंट्स। हमने इसमें से एक और एलिमेंट ले लिया वाई। अगर वाई डी में से बिलोंग कर रहा है तो वाई भी कुछ इसी टाइप का एलिमेंट होगा, एक्स आई ऑफ ए। और हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि ए भी डी में से बिलोंग कर रहा है, तो अगर ए भी डी में से बिलोंग कर रहा है, वाई भी डी में से बिलोंग कर रहा है, तो वाई अगर इस टाइप का एलिमेंट है तो ए भी तो कुछ इसी टाइप का एलिमेंट होगा ना, एक्स ऑफ ए टाइप का एलिमेंट। तो मैंने वाई पे लिख दिया कि ये एक्स ऑफ आई ऑफ ए टाइप का एलिमेंट है, और ए क्या है, एक्स ऑफ जे ऑफ ए का। अब ये वाला ए की वैल्यू मैं इसमें जब पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा एक्स आई एक्स जे ऑफ ए। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हमने ये डिक्लेयर कर चुके हैं, स्टेटमेंट में ही है कि ये तो कम्यूटेटिव है, इसका मतलब है कि मैं ब्रैकेट्स चेंज कर सकती हूँ, ब्रैकेट्स की प्लेस चेंज कर सकती हूँ। तो एक्स आई ऑफ ए ये किसकी है, बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे लिख दिया वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स जे। टू के इक्वल कब होता है, जब उसके साथ वाला कोई एलिमेंट 1 के इक्वल हो, सही है। सेम वैसे ही वाई के इक्वल कब होगा, जब ये वाला एलिमेंट 1 के इक्वल होगा, या ये एलिमेंट 0 के इक्वल होगा, तो फिर तो सारा किस्सा ही तमाम है ना। तो अगर ये 1 के इक्वल है, लेट कर लिया कि ये 1 के इक्वल है, तो फिर तो यहाँ पे मैंने बता दिया यहाँ पे कि हमने दो चीज़ें तो प्रूफ करनी है इसको फील्ड प्रूफ करने के लिए, एक यूनिटी और एक सारे एलिमेंट्स का जीरो इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। तो यूनिटी हमारे पास प्रूफ हो गई है, तो ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हमने लिख दिया कि 1 जो है वो डी से बिलोंग कर रहा है। अगर 1 डी से बिलोंग कर रहा है और डी में कोई एक्स ऑफ आई ए टाइप के एलिमेंट है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं 1 कोई एक्स ऑफ आई ए टाइप का एलिमेंट है। तो अगर ये है तो हमें पता है ए और बी, अगर हमने लिख दिया है कि वो 1 है, तो इसका मतलब है ए का जो इन्वर्स क्या है, बी है, 1/b है, और बी का इन्वर्स क्या है, 1/a है। इट्स मीन कि ये सारे सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट हो गया है। तो हमारे पास जो इंटेग्रल डोमेन है, कोई फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन, हम ये कह सकते हैं कि वो एक क्या है, वो एक फील्ड है। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि एवरी फील्ड इज एन इंटेग्रल डोमेन, every field is necessarily an integral domain, but the converse is not necessarily true। तो फील्ड तो हर एक इंटेग्रल डोमेन होगी, लेकिन हर एक इंटेग्रल डोमेन फील्ड नहीं होगी। इसीलिए अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इंटेग्रल डोमेन के साथ वर्ड अगर फाइनाइट का आ जाए तो फिर वो फील्ड हो सकती है। तो अगर अभी तो हमने इन कन्वर्स प्रूव किया स्पेसिफिक कंडीशन के साथ, अब अगर हम फील्ड इज नेसेसरली एन इंटेग्रल डोमेन, तो इस चीज़ को आप इस टर्म से भी प्रूव कर सकते हैं। तो अगेन ये यही चीज़ लिखी हुई है।
कि एफ कोई फील्ड है, वो कम्यूटेटिव रिंग है, तो हमने इसको इंटेग्रल डोमेन शो करना है। इंटेग्रल डोमेन शो करने के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि इसका कोई ना कोई भी ज़ीरो डिवाइजर नहीं है। उसके लिए हमने वहाँ पे किया कि एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया, दूसरा ज़ीरो प्रूफ हो गया, तो ये तो ज़ीरो डिवाइजर की डेफिनेशन ही नहीं है, इसलिए कि ये इंटेग्रल डोमेन ये एक इंटेग्रल डोमेन है क्योंकि इसका कोई ना कोई भी ज़ीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यही तो इसकी डेफिनेशन थी। तो इट्स मीन कि फील्ड से हम लेके चले, इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन फुलफिल हो गई, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया कि एवरी फील्ड इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। अभी हमने पीछे पढ़ा कि एवरी फील्ड इज़ एन इंटेग्रल डोमेन बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी इंटेग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। तो सेम वैसे यहाँ पे एक लिखी हुई है कि और वो पूछ ले कि कोई आप ऐसी एग्जांपल दें कि वो फील्ड ना हो लेकिन इंटेग्रल डोमेन हो। तो हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर सकते हैं। ये एक इंटेग्रल डोमेन तो है लेकिन एक फील्ड नहीं है। रीज़न अगर वो पूछे तो इसमें हर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 0 +-1 +-2 +-3, तो 3 का इन्वर्स क्या है? 3 का इन्वर्स 1/3 है, जो कि जी में एग्जिस्ट नहीं करता। इट्स मीन यहाँ पे इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये फील्ड नहीं है, इंटेग्रल डोमेन है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बूलियन रिंग। बूलियन रिंग ये होती है कि आप उस रिंग में से हर एलिमेंट उठाएं, वो अडेम्पोटेंट हो। अडेम्पोटेंट का मतलब है कि उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर भी वही एलिमेंट आए। इसकी एक इसकी अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, एक रिंग है, उसमें एलिमेंट 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही तो होगा। एक जनरल एग्जांपल दिया, आगे आपको एग्जांपल मिल भी जाएंगी। उसके बाद हमारे पास थ्योरम है, a commutative ring R is an integral domain if and only if A and B belongs to R, A is not equals to 0, AB is equals to AC. This implies that B is equals to C. इट्स मीन कि ये कह रहा है कि अगर कम्यूटेटिव रिंग को इंटेग्रल डोमेन है तो वो सिर्फ तब हो सकती है जब उस पर कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता हो। और इसका कन्वर्स क्या हो गया कि कैंसिलेशन लॉ अगर होल्ड होता है तो ये सिर्फ तब हो सकता है जब कम्यूटेटिव रिंग इंटेग्रल डोमेन है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट ले लिया, उसमें यह है कि सपोज कर लिया हमारे पास आर जो है वो एक इंटेग्रल डोमेन है। ठीक है, ये पहला पार्ट जो हमने ले लिया, अब ये वाला चीज़ प्रूव करनी है। अगर वो इंटेग्रल डोमेन है तो इंटेग्रल डोमेन में तो कोई ज़ीरो डिवाइज़र होता ही नहीं है। ज़ीरो डिवाइज़र क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें वहाँ पे या तो ए ज़ीरो मिल जाता है या बी ज़ीरो मिल जाता है, कोई एक मिलता है। तो मैंने लिख लिया कि यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अगर ए इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी होगा, और ए बी ये आके इधर माइनस हो जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे, और जब ये कॉमन लेंगे तो ए तो या तो ये इक्वल होगा या ये इक्वल होगा, लेकिन ए तो नहीं है तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो हमारी ये चीज़ प्रूव हो गई। तो हमारे पास अब ए तो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, तो हमने क्या किया कि ये यहाँ से बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो आएगा, तो बी इक्वल टू सी आ गई, ये चीज़ प्रूव होगी। ये लेके चलिए ये प्रूव होगी। देन हमारे पास कन्वर्स, कि ये एग्जिस्ट करता हो तो ये चीज़ प्रूव हो। सपोज कर लिया हमने कि ए बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, और ए बी बिलोंग इज इक्वल्स टू है ए सी के, और बी इज इक्वल्स टू है सी के। प्रूफ हमने ये करना है कि आर जो है वो एक इंटेग्रल डोमेन है। अगर वो इंटेग्रल डोमेन है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इंटेग्रल डोमेन में ए बी इक्वल टू ज़ीरो होता है, और ए और बी में से कोई एक टर्म भी ज़ीरो हो जाती है। तो हम तो स्टार्ट से लेके चल रहे हैं कि ए इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, ये यहाँ पे चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं ये। तो ए अगर इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो यहाँ पे क्या मतलब है, बी इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो इंटेग्रल डोमेन की यही तो डेफिनेशन है, एक ज़ीरो होता है दूसरा नॉन ज़ीरो होता है, तो वहाँ पे फिर ज़ीरो डिवाइज़र भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो वो इंटेग्रल डोमेन शो हो जाती है। देन वी हैव अ सेट ऑफ नोट्स। वो नोट्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद सब रिंग की तरफ मूव करेंगे। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स with respect, it is a ring of rational numbers with respect to addition and multiplication. It is the subfield of rational numbers, and rational numbers is a subfield of complex numbers. It's mean we can say is complex numbers are the greatest set of the numbers in the number theory. सही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट सबसे बड़ा होता है, और रियल नंबर्स इसके सबसेट होते हैं, और ये इसके सबसेट होते हैं। जैसे ये सबसेट होते हैं वैसे ये सब फील्ड्स भी होती हैं।
अगर हम इन एमसीक्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ए इज़ द सब रिंग ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स किसके सब रिंग है? रैशनल नंबर्स के। रैशनल नंबर्स किसके सब रिंग है? रियल नंबर्स के। रियल नंबर्स किसके सब रिंग है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। तो ये इसी तरह से चेंज चल रही है, जिस तरह से ये सबसेट है वैसे ये सब फील्ड्स हैं, उसी तरह से इस सीक्वेंस में ये सब रिंग भी है। और यह भी हमने पीछे प्रूफ किया कि ये इंटेग्रल डोमेन तो है, ये फील्ड नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ दोबारा रिपीट की गई है। और अगर हम इसके साथ जी के साथ कोई टर्म लगा दें, 2z 5z 6z, तो ये क्या है? सब रिंग बन जाएगी इस जी वाले टर्म की। जाहिर सी बात है ये भरा है और ये इसके कोई ना कोई पार्ट आ जाएगा। ये 2 या 3 के साथ लगने का मतलब ये नहीं है कि वो भरा हो जाएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है सब रिंग। रिंग की हम बात अच्छी तरीके से कर चुके हैं, उसको हर एंगल से देख चुके हैं। उसके बाद है हमारे पास सब रिंग। सब रिंग क्या है? कोई भी ऐसा नॉन एम्प्टी सब सेट है। यहाँ पे रिंग की बात नहीं की गई, सब सेट है रिंग का। वो इटसेल्फ रिंग नहीं है। इटसेल्फ रिंग तब बनेगा जब कि इफ़ एस इज आल्सो बिकम रिंग अंडर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ आर। यानी कि एक तो भरा सेट है ना, जैसे मैं बात करूँ, कोई भी एक बड़ा सेट है वो रिंग है, उसमें से आप छोटा सा एक सबसेट निकाल लो। अगर उस सबसेट के ऊपर भी सारे की सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हूँ तो वो भी सब रिंग है। ये तो ऑब्वियसली बात है। तो अगर आपने इसका एक तो स्टैंडर्ड तरीका है सारी की सारी रिंग वाली 9 प्रॉपर्टीज होल्ड करवाएं। दूसरा तरीका ये है कि ये 2 प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करवा दें। ये और ये 2 प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट हो रही हैं तो ये ज़्यादा बेटर है ऑप्शन है, क्योंकि ये इसमें तो सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज आपने होल्ड करवानी है, तो आपके पास पता चल जाएगा कि ये सब रिंग है या नहीं है। तो ए और बी उस सबसेट में से जो आपने जिस सबसेट को आप प्रूव करना चाह रही हैं सब रिंग, उसमें से कोई भी 2 एलिमेंट्स लें, उनके ऊपर 2 एलिमेंट ये प्रॉपर्टीज होल्ड करवाएं। अगर इन दोनों का आंसर जो है वो उसी सबसेट में से मिल गया आपको, तो इसको मीन कि वो जो आपने सबसेट लिया है वो एक सब रिंग है। और हर फील्ड एक इंटेग्रल डोमेन है, बट ये तो हम डिटेल से एक पूरा थ्योरम भी कर चुके हैं। और इसी तरह से एक ये नोट है।